हेल्दी मेरठ, नए क्लेवर और नए अंदाज में जाने माने चिकित्सकों के साथ। पिछले करीब 17 वर्षों से मेरठ में मैं कार्यरत हूँ और पिछले 12 साल से हम लगातार ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम मेरठ में सफलतापूर्वक चला रहे हैं। के साथ ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट जो आपको देंगे हेल्दी रहने के हर वो टिप्स जिससे आपकी लाइफ हो जाए हेल्दी। हेल्दी मेरठ। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका हेल्दी मेरठ में। जी तो डॉक्टर साहब, बात चल रही थी किडनी ट्रांसप्लांट की। तो किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ तक सफल है? क्योंकि लोगों में भ्रांति है कि हाँ, 6 साल भर 6 महीने बाद ये खराब हो जाती है। तो हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ तक सफल है। देखिए, किडनी के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं। जैसे पहले भ्रांति थी कि डायलिसिस नहीं कराना चाहिए, एक बार कराना पड़ा, बार बार कराना पड़ेगा। तो किसी गुर्दे खराब हो गए तो बार बार कराना पड़ेगा, वरना उसकी फिर मृत्यु निश्चित है। दूसरा सवाल है कि भाई ट्रांसप्लांट कितना सफल है। तो ट्रांसप्लांट जो अमूमन जो हमारे लिटरेचर है, इवन जो हमारे हम देखते हैं, हम करीब 198 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं अब तक। तो उसमें जो हमने देखा है और जो हमने पढ़ा है और जो मतलब लिटरेचर कहता है, वो ये कहता है कि 1 साल तक 95% बिल्कुल पेशेंट ठीक रहता है, 3 साल तक 85%, 5 साल तक 75% बिल्कुल पेशेंट ठीक रहता है और 10 साल तक 65%। अब ये डेटा जो है मेरा नहीं है, किसी का नहीं है, तो इंटरनेशनल डेटा है और नेशनली और इवन मेरिट में भी हम लोग इस डेटा को आराम से अचीव कर लेते हैं। तो ट्रांसप्लांट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहें कि हम ये कर देंगे तो बिल्कुल ठीक ही हो जाएगा मरीज़, परंतु वो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है एक पेशेंट के लिए जिसकी किडनी पूर्णतः खराब हो चुकी है। देखिए, अगर ये ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध ना हो, ये डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध ना हो, तो एक जो व्यक्ति जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, उसका जीवन ही नहीं हो सकता, सफल ही नहीं हो सकता, वो बची नहीं, जिंदा नहीं रह पाएगा। तो मैं तो एक किदवंती अक्सर कहता हूँ कि अगर मुझे भगवान कोई गलती कर दूँ मैं, भगवान मुझसे कहे कि भाई तुम क्या चाहते हो, तो मैं कहूँगा जी मेरी किडनी ख़राब कर दो, ताकि भगवान किडनी ख़राब कर दो, मैं अपनी किडनी नहीं लगवा के अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। क्योंकि इस समय हिंदुस्तान में क्या, पूरे विश्व में गुर्दा जो है सफलतम रूप से प्रत्यारोपण किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गन, ना हार्ट है ना लंग है। आप सुनते होंगे कि हार्ट का ट्रांसप्लांट हो गया, लंग का ट्रांसप्लांट हो गया, पैंक्रियास ट्रांसप्लांट हो गया, पर जो सफलतम ट्रांसप्लांट है वो इन सब ट्रांसप्लांट विधियों में गुर्दा प्रत्यारोपण है। तो गुर्दा प्रत्यारोपण एक मरीज़ की किडनी पूर्ण रूप से ख़राब होने के बाद बेस्ट ऑप्शन है जो कि अवेलेबल है आदमी के जीने के लिए। अदरवाइज़ आदमी की मृत्यु निश्चित है अगर पूर्ण रूप से गुर्दे खराब हो चुके हैं तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किडनी ट्रांसप्लांट में एक अनुमानित एवरेज कितना खर्चा आ जाता है। देखिए, हमारे सेंटर पर जो खर्चा आता है वो करीब 3.5 लाख रुपए का आता है। इसके अंदर डॉक्टर की फ़ीस, बेहोशी वाले की फ़ीस, सर्जन की फ़ीस, हॉस्पिटल खर्चा, सब कुछ है, इंक्लूड है। इसके अलावा करीब 3 लाख खर्चा और आता है, 1 लाख जाँचों में, 1 लाख दवाइयों में और 1 लाख का इंजेक्शन आता है, वो लगता है। तो कुल मिला के 6.5 खर्चा आता है और ये खर्चा हमारा इसी अनुमान में पिछले 2-3 साल से हम चल रहा है और वो कोई कॉस्ट बड़ी नहीं है। प्राइवेट सेटअप में खर्चा ऑलमोस्ट इतना ही है। दिल्ली में आप जाएंगे तो कोई 4-6 लाख खर्चा बढ़ जाता है आपका। और आप गवर्नमेंट सेटअप की बात करें तो गवर्नमेंट सेटअप में भी एम्स में 2.5 लाख रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे और लखनऊ में आपको 3.25 लाख रुपये जमा करने पड़ेंगे ट्रांसप्लांट के लिए। तो ट्रांसप्लांट मेरा मानना है कि बहुत ही महंगी विधि नहीं है। अगर एक व्यक्ति की पूर्ण रूप से किडनी खराब हो चुकी है, उसे अच्छा जीना है, तो ट्रांसप्लांट चीपेस्ट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस, ताकि वो अच्छी जीवन जी सके अपने जीवन में। तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि न्यूटिमा हॉस्पिटल में आपको चीपेस्ट रेट पे वो आपका किडनी डायलिसिस हो सकता है, तो फिर आप देरी क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ ज़रूर विजिट करें न्यूटिमा हॉस्पिटल। तो चलिए डॉक्टर साहब, अब तो ये बात हो गई ट्रांसप्लांट की, लेकिन हमारे लोग सोच रहे हैं कि हम क्यों आपसे बार बार ट्रांसप्लांट की इतनी ज़्यादा बातें करें, क्योंकि ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं ट्रांसप्लांट में। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें अपनी अचीवमेंट्स। देखिए, जब मैं आया इस मेरठ में 2005 के अंदर, तो मेरा मन था कि मेरठ में हम लोग ऐसा कुछ करें कि जो किडनी के मसले में हम लोग कुछ नाम कर सकें मेरठ का। मेरठ से मैं कोई करीब 25-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ इस समय थोड़ा सा। परंतु जो 2005 में आया तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला डॉक्टर्स का यहाँ पर, और 2010 में हमने पहला ट्रांसप्लांट किया था और उस समय मुझे बड़ा गर्व है कहने का कि मेरठ में पहला ट्रांसप्लांट लोगों ने किया और वो सफल भी रहा। पेशेंट वो आज तक भी जिंदा है, ऑल्दो उसका क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ चुका है, बट वो पेशेंट अभी भी जिंदा है और वो सफलतम जीवन जी रहा है।
उसके बाद लगातार हम लोग ट्रांसप्लांट करते रहे। पहले हमने शुरू में आनंद हॉस्पिटल में किया, अब हम अपने न्यूटीमा हॉस्पिटल में कर रहे हैं। हम न्यूटीमा हॉस्पिटल में करीब 60 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, कुल मिला के 198 ट्रांसप्लांट हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा ट्रांसप्लांट हम तरह तरह के ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। जैसे बच्चों में ट्रांसप्लांट हमने किया है, 9 साल के बच्चे में ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। हम लोग सेकंड ट्रांसप्लांट भी कर चुके हैं। एक पेशेंट जो हमारा था जैसे चंडीगढ़ में पहले ट्रांसप्लांट करा, सेकंड ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं। इसके अलावा हम एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट हमने किया है। जो एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट है वो हमने करीब अभी 2 महीने पहले किया है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एबीओ इनकॉम्पेटिबल का मतलब यह है कि ब्लड ग्रुप ना मिलते हुए भी हमने उसको पेशेंट को सीवियर इम्यूनोसप्रेशन देकर, उसको प्लाज्मा फेरेसिस कर उसको हमने IVIG देकर, रिटुक्सीमैब देकर, मतलब ये हमने एक मेडिकल साइंस की एक प्रकाष्ठा को हमने अचीव किया है और हम एक एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट मेरिट में दे पाए हैं। और उसके बाद काफ़ी ऑफर्स, काफ़ी लोग पेशेंट्स आए हैं हमारे। हम नेक्स्ट एबीओ इनकॉम्पेटिबल हमारा पेशेंट ट्रांसप्लांट ड्यू है, नेक्स्ट मंथ प्रॉब्ली हम करेंगे नेक्स्ट एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट। इसके अलावा जो हमारे डिफ़िकल्ट ट्रांसप्लांट हैं, HLA इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट हैं, वो भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा स्वाब ट्रांसप्लांट, स्वाब के अंदर की जब किडनी की अदला बदली करते हैं, पहले भी नहीं मीडिया ने काफ़ी कवर किया उसको स्वाब ट्रांसप्लांट को, तो 3 हम पेयर मीडिएट स्वाब ट्रांसप्लांट के, एक एबीओ इनकॉम्पेटिबल, 2 पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट और सेकंड ट्रांसप्लांट, मतलब तरह की विधाएँ जो ट्रांसप्लांट में होती हैं वो अचीव कर चुके हैं। हमारे टीम है ट्रांसप्लांट की पूरी, 2 सर्जन है, डॉक्टर शालीन, डॉक्टर शरद चंद्र गर्ग, जो कि हमारे साथ में रहते हैं और हम एक टीम की तरह काम करते हैं और एक बड़ा सेंटर हम डेवलप करने का प्लान किया हुआ है और हम कर चुके हैं। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि लोगों को दे पाएँ सुविधा मेरठ के अंदर। जी, तो डॉक्टर साहब हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बायोमिक किडनी क्या होती है। देखिए, बायोनिक किडनी का आपने काफ़ी देखा होगा, व्हाट्सएप पे आता है, वो आता है कि प्लास्टिक किडनी बनी है। प्लास्टिक किडनी के बारे में सच्चाई है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर ट्रायल चल रहे हैं बेसिस पे, और अगर बायोनिक किडनी आती है तो प्रॉब्ली हम लोग उसको जल्दी से जल्दी मेरठ में लाना चाहेंगे। अभी इंडिया में नहीं आई है, विदेशों में है, कुछ ट्रायल्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो अगर जब वो आती है, सफल होती है, डेफिनेटली वो एक अच्छा इनोवेशन होगा। और डायलिसिस का रिप्लेसमेंट है बेसिकली, वो ट्रांसप्लांट का नहीं है। फॉर 6 मंथ टू 7 मंथ्स वो बायोनिक किडनी आपके पेट के अंदर प्लेस हो जाएगी और वो डायलिसिस का एक रिप्लेसमेंट कहलाएगी। तो डायलिसिस का भी एक रिप्लेसमेंट आ गया है दर्शकों। तो चलिए अब हम डायलिसिस की बात आई है तो हम पूछेंगे कि डायलिसिस किस किस तरह के होते हैं डॉक्टर साहब। डायलिसिस सब करते हैं जब पेशेंट की किडनीज काम नहीं करती हैं। डायलिसिस मेनली 2 तरह के होते हैं। हीमोडायलिसिस, जिसके अंदर खून के द्वारा, मशीन के द्वारा डायलिसिस हम करते हैं और उसके अंदर डायलिसिस की हमारे यहाँ 14 मशीन्स हैं और राउंड द क्लॉक वर्क करती हैं। करीब 1000 डायलिसिस हम पर मंथ करते हैं और हमारे पास हर तरह की मशीन है। फॉर ऑनलाइन HDF भी है, फॉर स्लेट भी है, फॉर CRRT भी है, CVHDF भी है। तो बेसिकली हर तरह की मशीन जो इंस्ट्रूमेंटेशंस है हमने इस न्यूटीमा हॉस्पिटल में हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। हमारे पास प्लेक्स के लिए या प्लाज्मा फेरेसिस के लिए एक डेडिकेटेड मशीन है, CRRT के लिए डेडिकेटेड मशीन है, स्लेट के लिए डेडिकेटेड मशीन है और हमारा सेंटर जो है एक अच्छा नेफ्रोलॉजिकल सेंटर है, यूरोलॉजिकल सेंटर है इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में और हम चाहते हैं कि लोग इस सेंटर का जो हमने डेवलप किया है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। जी, तो जीनो ट्रांसप्लांट, एक पिग ट्रांसप्लांट, हमने एक टर्म सुना है डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये क्या है। देखिए, जीनो ट्रांसप्लांटेशन और पिग ट्रांसप्लांट, जीनो मतलब नॉन ह्यूमन, जानवर। अब जानवर में जो एक उन्होंने देखा है साइंटिस्ट ने, स्टार्जल एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कार्य को शुरू किया था और उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके अब जो बेटे वगैरह हैं वो इस काम को कर रहे हैं और ये बाकी बिग वे में आ रहा है कि जो किडनीज़ की शॉर्टेज है, डोनर की शॉर्टेज है किडनी ट्रांसप्लांट में, उसको पूरा करने के लिए पिग उन्होंने चूज़ किया है और पिग के अंदर हम ऐसा जेनेटिक मेकओवर कर देंगे, जेनेटिक्स मेकअप बदल देंगे ताकि जो पेशेंट है उसके अनुसार उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम पिग को डेवलप करें और उस पिग की किडनी उस व्यक्ति में लगा दें ताकि पेशेंट को डोनर की शॉर्टेज जो होती है, डोनर अक्सर नहीं मिलता है। हमारे देश में न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं और लोग किडनी डोनेट करने के लिए आगे नहीं आते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग जीनो ट्रांसप्लांटेशन का रिसर्च चल रही हैं और डेफिनेटली विद नेक्स्ट 7 to 8 years वी विल प्रॉब्ली हैव समथिंग कमिंग आउट ऑफ इट और जीनो ट्रांसप्लांटेशन में एक सच्चाई हो सकती है आगे भविष्य में। तो डॉक्टर साहब, रोजाना की जो हमारी हेक्टिक लाइफ है, जो हमारी दिनचर्या है, अब सबको पता है कि हम बहुत बिजी रहते हैं, हम अपने आप को टाइम दे ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। तो ऐसे में हम अपनी किडनी को कैसे फिट रख सकते हैं? आपकी क्या सलाह होगी हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और किडनी का कुछ रोग और पथरी रोग, तो मेरा कहने का मतलब है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और पथरी रोग अगर आपको है तो अपनी किडनीज़ का ध्यान रखें। आप किडनीज़ को रेगुलर चेक कराते रहें, अपने फिजिशियन से, सर्जन से ध्यान रखें, अगर ज़रूरत है तो नेफ्रोलॉजिस्ट की राय लें
और डायबिटीज़ के व्यक्ति जो खासकर डायबिटीज़ है, मोटापा है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, वो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अनकंट्रोल डायबिटीज़, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी, मोटापा, ये बहुत खतरनाक रूप से किडनी को असर कर सकती हैं और पेशेंट जो है अचानक किडनी रोग के सामने आता है और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत बहुत परेशानी होती है। कई लोगों के घर बर्बाद हो गए इस चक्कर में कि पेशेंट का जो किडनी रोग हो गया और काफ़ी खर्चा करना पड़ता है इस इलाज में। तो अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि डॉक्टर साहब EGFR एक टर्म होता है, आप हमें बताइए कि EGFR क्या होता है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का क्रेटिनिन बढ़ता है तो जो मेजरमेंट है कि कितनी किडनी काम कर रही है, उसके लिए एस्टिमेटेड GFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो लैब्स हैं, अच्छी लैब्स हैं, वो EGFR की वैल्यूज भी आपको रिपोर्ट्स में देती हैं। अब ये GFR कैलकुलेशन जो है बहुत ज़रूरी है किसी व्यक्ति को बताने के लिए किडनी कितनी काम कर रही है। तो जैसे किसी पेशेंट का क्रेटिनिन 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, तो सामान्य रूप से क्रेटिनिन 1 के आसपास होना चाहिए, परंतु कुछ लोग 1.2, 1.3, 1.4 को असामान्य क्रेटिनिन नहीं मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति का क्रेटिनिन अगर 1.3 है और किसी का 1.4 है, 1.5 है, तो इतनी माइन्यूट डिफरेंस जो क्रेटिनिन का होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी पेशेंट का क्रेटिनिन अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो रहा है तो इसका मतलब आगे जाके किडनी उसकी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए माइन्यूट चेंज इन क्रेटिनिन वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं इस बारे में कि क्रेटिनिन जो है बहुत ही इनसेंसिटिव मार्कर है किडनी फंक्शंस का, इनसेंसिटिव मार्कर, क्योंकि जब किडनी हमारी 50% के आसपास कमज़ोर पड़ जाती है तब क्रेटिनिन बढ़ना शुरू होता है। तो कहने का मतलब ये है क्रेटिनिन अगर थोड़ा सा भी बढ़ रहा है, आपका 1.2, 1.3, 1.4 भी है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें और तुरंत अपने फिजिशियन से मिलकर या डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर, किडनी स्पेशलिस्ट से मिलकर उसका इलाज कराएं, ताकि आपका फ्यूचर में किडनी को ज़्यादा नुकसान ना हो और जो भी नुकसान हो चुका है वो अगर ठीक हो सके तो बहुत अच्छी बात है। तो क्रेटिनिन बहुत सेंसिटिव है, बट किडनी फंक्शन के बारे में बताने में बहुत इनसेंसिटिव है। 50% खराब होने के बाद क्रेटिनिन बढ़ना शुरू होता है और क्रेटिनिन थोड़ा सा भी बढ़ता है तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए तुरंत अगर क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं। जी, तो ये तो हो गया हेल्दी मेरिट की बात। तो हम चलते चलते हेल्दी मेरिट में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि वो टेक अवे मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, यहाँ तक टेक अवे मैसेज की बात है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों की किडनी स्वस्थ रहें और सालों साल काम करें। और खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई आपके साथ में अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपको डेथ हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो कृपया करके अपनी किडनीज़ को आप डोनेट करने के लिए डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर दें, ताकि आपकी किडनी वो काम आ सकें पेशेंट्स के लिए। दूसरी बात, जो आपका बीमारियां हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पथरी रोग, इन तीनों को बीमारियां अगर आपको हैं तो आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये 3 बीमारियां मुख्यतः रूप से हमारे मरीज़ों को गुर्दा रोग को जन्म देती हैं। तो तीनों बीमारियों को अगर हैं तो बहुत ध्यान रखें और अपना इलाज पूर्ण रूप से कराएं। और अगर किडनी ख़राब है तो फिजिशियन को दिखाएं। अगर फिजिशियन आपको कहता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है तो नेफ्रोलॉजिस्ट दिखाएं। भगवान की दुआ से हमारे शहर में 4-5 नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं और सब अपने सेंटर पे काम कर रहे हैं। तो कृपा करके अगर आपको कोई कहता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट दिखाएं तो नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट ही आपको किडनी के बारे में बेस्ट राय आपको दे पाएगा। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी रोग, गुर्दे की बीमारियां और नेफ्रोलॉजिस्ट, ये 5 चीज़ें याद रखें जब भी आपको गुर्दा रोग की प्रॉब्लम हो। तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। तो अपने आप से अजम्पशन ना करें, अपना ख्याल रखें। लेकिन उससे पहले, चलने से पहले, हम डॉक्टर संदीप गर्ग, जो कि बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं, गुर्दे के भगवान कहे जाते हैं, हम उनसे धन्यवाद करेंगे कि आपका कीमती समय आपने हमारे दर्शकों के लिए निकाला। सर धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। तो हेल्दी मेरिट में फिलहाल इतना ही। आगे भी हम और डॉक्टर्स की सलाह आपको दिलाते रहेंगे ताकि आप हेल्दी रह सकें, फिट रह सकें और खुश रह सकें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी हलचल।